जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो का विषय है कि एसीपी एंड एमएसीपी, इसके बारे में पूरी जानकारी के लिए एक विस्तृत लेख है। उसके द्वारा एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, क्योंकि बहुत से साथियों को एमएसीपी और एसीपी के लिए डाउट रहता है कि वो कहेंगे जी हमारी कोई एसीपी नहीं मिली, 8 साल हो गया, क्या कारण है, ये है जो भी है। तो ये वीडियो देखने के बाद एसीपी और एमएसीपी के बारे में कोई डाउट नहीं रहेगा। ये एक विस्तृत लेख जिसके अंदर एक एक एग्जाम्पल दे करके लिखा हुआ है, उसके बारे में पूरी जानकारी करेंगे। और दूसरा है कि आर्मी हैंडबुक, जो आर्मी ने एक हैंडबुक जो है की है, उसके अंदर काफ़ी पेज की है, लेकिन कुछ एक मुख्य बातें हैं वो इस वीडियो में देखेंगे। तो साथियों, अगर आप इस वीडियो में इस चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो साथियों, देखते हैं अभी आगे एसीपी एंड एमएसीपी। एसीपी है अश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेसिव स्कीम। तो साथियों, ये जो आया था फिफ्थ पे कमीशन में आई थी एसीपी, उससे पहले किसी प्रकार की कोई एसीपी नहीं होती थी। तो वहाँ पर यह लागू किया गया था कि भाई कोई जवान ऐसे हैं जो कि एलिजिबल हैं, फिट हैं, लेकिन वैकेंसीज न होने के कारण उनको प्रमोशन नहीं हो पाता है, और वो पूरी सर्विस अपनी जो है बिना उनको काफ़ी नुकसान उठाए वो पूरी सर्विस करके चले जाते हैं। तो इसलिए जो है साथियों, ये जो फिफ्थ पे कमीशन में वित्तीय लाभ के लिए सशस्त्र बलों के कर्मियों को स्थिरता प्रदान करने के लिए कि भाई इनको जो है फिनेंशियल वित्तीय लाभ मिल सके, उसके लिए सिर्फ ये ओआरएस और जेसीओ हमारे सिपाही से लेकर के हवलदार नायब तक ही ये लागू होती है, बाकी के लिए लागू नहीं होती है ये। तो उनके लिए 5वें वेतन आयोग ने यह सिफारिश की थी कि भाई जिन जवान एनसीओ जेसीओज को प्रमोशन नहीं होता है उनको वित्तीय लाभ देने के लिए 10 साल सेवा पूरा करने पर एसीपी, आप देखो ये एसीपी थी, ये इसमें 10 साल के लिए थी कि जिसकी 10 साल सर्विस पूरी हो जाती है उसी रैंक में और प्रमोशन नहीं होता है तो उन पर लागू होनी चाहिए। यद्यपि उस समय जो है सिर्फ जो है उस समय 2 ही प्रमोशन होते थे, मान लो 10 साल में और फिर 20 साल में, तो ज़्यादा उस समय नहीं हो पाता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि छठा वेतन आयोग में जो है वेतन आयोग ने एसीपी की जगह एमएसीपी को सिफारिश की कि भाई एसीपी जो, क्योंकि उसका मतलब सुधार हुआ, उसमें सिर्फ 2 ही होते थे, 2 ही प्रमोशन होते थे, एक 10 साल में प्रमोशन, मतलब एसीपी प्रमोशन मतलब जो है वित्तीय सहायता उनको मिलती थी। भाई जो है मान लो सिपाही है 10 साल तक नहीं बना है नायक, तो उसको नायक की पेमेंट मिल जाती थी, रैंक नहीं लगाता था वो, और यही एमएसीपी में। लेकिन सिक्स्थ पे कमीशन ने थोड़ा सा और फायदा दिया और उन्होंने बोला भाई इसमें तो और कम होना चाहिए। तो उन्होंने जो है एसीपी की जगह, आयोग ने एसीपी की जगह एमएसीपी मॉडिफाइड, अब उसको मॉडिफाइड लिख दिया, ठीक है नहीं। जैसे आजकल जो चल रहा है कि ओपीएस, फिर आया था एनपीएस, और अब जो है इनको दोनों को समझौता करने के लिए ओपीएस और एनपीएस का कर दिया, यूपीएस कर दिया, यूनिफाइड तो पेंशन सिस्टम। तो यह इस प्रकार से जो है ये मॉडिफाइड अश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेस स्कीम बना दी, इसका नाम रख दिया एमएसीपी, और उसको 10 की बजाय 8 साल कर दिया कि बस 10 की बजाय जो है इसको 8 साल कर दो। तो ये जो है एसीपी की जगह एमएसीपी की सिफारिश कर दी, और एमएसीपी को 1/9/2008 से, मतलब 1 सितंबर 2008 से लागू किया गया था। और इस योजना के बाद में तो इसको केस करने बाद में हो गया है, वो बाद में बताएंगे। और इस योजना के अनुसार 3 वित्तीय यूनियन लाभ, 3 लाभ देने लगे, पर उसमें सिर्फ 2 ही थे ना, एक 8 साल की सर्विस पर, एक 16 साल की सर्विस पर, और दूसरा 24 साल की सर्विस पर। ये 3 लाभ जो मान लो देने लगे हो, आगे समझा रहा हूँ मैं, कि सेवा पूरी करने पर अगले ग्रेड या लेवल का में सीधा प्रवेश कर दिया गया।
इस योजना, ग्रेड मतलब है, ग्रेड का मतलब है कि अगला रैंक, लेवल का मतलब है पे लेवल। जैसे एक पे लेवल, एक सिपाही जो है तीसरा पे लेवल में आता है, तो उसके बाद जो 8 साल के बाद में चौथा पे लेवल में चला जाएगा, ठीक है नहीं, और 16 साल के बाद में वो 5वां पे लेवल में चला जाएगा, और आगे उसका आगे मिलता है तो फिर वो छठा पे लेवल में नायब सूबेदार तक जा सकता है। तो वो कैसे नायब सूबेदार तक कैसे जाएगा, आप बोलोगे जी नायब सूबेदार तक सिपाही कैसे जाएगा, तो वो मैं आगे आपको समझाऊंगा कि एक सिपाही जो है नायब सूबेदार एसीपी लेकर के कैसे जाता है, उसके बाद में मैं आपको समझा दूंगा आपको, ठीक है नहीं। तो 8, 16, 24 वर्ष की सेवा पूरी करने पर अगले ग्रेड या लेवल में सीधा प्रवेश कर दिया गया। इस योजना को वित्तीय लाभ 8 वर्ष तक एक ही ग्रेड में, मतलब 8 वर्ष तक जो है सिपाही रह गया, एक ही वेतन में लगातार रहने के बाद ही वित्तीय यूनियन का लाभ की मंजूरी मिलनी चाहिए। मतलब एक ही ग्रेड में रह गया वो 8 साल तक, उसके बीच में कोई उसका प्रमोशन नहीं हुआ, ग्रेड अप नहीं हुआ, तब मिलेगा इसमें। एमएसपी द्वारा टोटल वेतन में 3% की न्यूनतम वृद्धि की गई। सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के बाद ये 1 जनवरी 2006 से लागू कर दिया गया। पहले 1 सितंबर 2008 से लागू किया गया था, बाद में सुप्रीम कोर्ट में गए लोग, और उसको क्योंकि जो पे कमीशन था वो 6th पे कमीशन था, उसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2006 से लागू थी, तो इसको भी 1 जनवरी 2006 से एमएसपी का फ़ायदा मिलना शुरू हो गया। अगर किसी साथी को नहीं मिला है, उस दौरान आ गए थे पेंशन 1 से लेकर के सितंबर तक, तो वो अभी भी क्लेम कर रहे हैं और आप सीपेन ग्राम में डाल सकते हैं। तो इसके लिए सारी चीज़ें आप आराम से समझ लीजिए। बोर्ड की सिफारिशों के बाद पार्ट ऑर्डर प्रकाशन के साथ लागू किया गया। भाई पार्ट ऑर्डर होगा इसके लिए एमएसपी का प्रॉपर, और उसके लिए उनका पैसा मिलेगा। एमएसपी का लाभ पीओआर द्वारा वेतन संशोधित किया गया। उदाहरण के तौर पर, अब उदाहरण से समझ लो आप, एक सिपाही को पहला वित्तीय लाभ जो है एमएसपी 8 साल की सेवा पूरी होने पर नायक रैंक का मिलता है। मान लो एक सिपाही है और उसको 8 साल तक कोई प्रमोशन नहीं हुआ, उसका नायक नहीं बना, तो उसको जो है नायक का रैंक का एमएसपी नायक कहलाएगा, वो एमएसपी नायक। लेकिन एमएसपी नायक का पे मिलेगा उसको, लेकिन इसमें कोई रैंक नहीं लगेगा, ना वो अपना रैंक लिखेगा, ना वो कुछ भी लिखेगा, वो सिर्फ जो लिखेगा अपना पे उसमें मिलेगा। पेंशन आने के बाद में एमएसपी नायक में उसका हो जाएगा, एमएसपी नायक है तो उसको पेंशन उसकी मिलेगी। तो बोलता है कि वो जो है 8 साल में उसको एमएसपी नायक मिल जाएगा उसको, ठीक है नहीं। एक सिपाही को दूसरा वित्तीय अपग्रेड, अब वही सिपाही जो है मान लो उसको 8 साल के बाद में प्रमोशन नहीं हुआ, कोई प्रमोशन नहीं हुआ 8 साल के बाद में, तो फिर जो है उसको एमएसपी 2 यानी 16 वर्ष की सेवा के बाद करने पर हवलदार का ग्रेड मिल जाएगा। एमएसपी हवलदार, एमएसपी हवलदार का ग्रेड उसको मिल जाएगा, ठीक है जी। अब जो है मिलेगा। और एक सिपाही मान लो वही तीसरी बार भी उसको 24 साल तक वो सर्विस कर रहा है, मान लो किन्हीं भी कारणों से, ठीक है नहीं, तो उनको जो है अपग्रेडेशन 24 साल की सेवा पूरी करने पर नायब सूबेदार पर मिलेगा। अब वो आगे और समझा रहा हूँ मैं आपको। तो ये आ गया एक सिपाही के लिए। अब मान लो अगर कोई हवलदार है, डायरेक्ट एंट्री हवलदार भर्ती हुआ है, हवलदार का अलग डायरेक्ट एंट्री होते हैं, हवलदार एईसी में डायरेक्ट एंट्री होते हैं, और भी कई हवलदार रैंक में डायरेक्ट एंट्री, या जैसे कोई गेम वाला है स्पोर्ट्स कोटे से हवलदार में हो गया है, या एईसी हवलदार हो गया है, या हवलदार कल रंग भी भर्ती हुए हैं डायरेक्ट एंट्री, और कई एक कारणों से मान लो डायरेक्ट एंट्री हवलदार भर्ती होता है, और उसके बाद उसको कोई प्रमोशन नहीं हुआ 8 साल तक, तो उसको 8 वर्ष के बाद में एमएसपी नायब सूबेदार का वित्तीय लाभ मिल जाएगा। मतलब फाइनेंशियल उसको पेमेंट उसको शुरू हो जाएगी उसकी तनख्वाह 8 साल के बाद में। मतलब जो है वो था पहले किस लेवल में, एमएसपी जब हवलदार बना तो वो था वेतन लेवल 5 में, पे लेवल 5 में था, और 8 साल के बाद में वो पे लेवल 6 में चला जाएगा। पे लेवल 6 का वेतन उनको मिलना शुरू हो जाएगा। और दूसरा अपग्रेडेशन जो है वही हवलदार है मान लो, तो ये जो है उसका अगर नहीं हुआ उसमें, तो उसमें नायब सूबेदार था, दूसरे में वो सूबेदार का अपग्रेडेशन हो जाएगा, वही हवलदार है, उसका प्रमोशन नहीं हुआ है 16 साल के बाद में, लेकिन प्रमोशन नहीं हुआ, उसके कंधे पर रैंक नहीं लगा, लेकिन उसको जो है एमएसपी सूबेदार वेतन लेवल नंबर 7, पे लेवल नंबर 7 में आ जाएगा, वो 44,900 जो भी है उसका, ठीक है ना। तो वो जो बेसिक पे में चला जाएगा, प्रमोशन नहीं हुआ लेकिन तनख्वाह उनको हवलदार को
MSCP उसकी मिलेगी 16 साल के बाद में। अब वही हवलदार है, तीसरा वित्तीय अपग्रेडेशन। अब जो तीसरा साल था उनको 24 साल तक भी उनको पूरी सेवा पूरी करने पर भी उनको प्रमोशन नहीं हुआ, तो जो है उनको MSCP, जो नायब सूबेदार था उनको तीसरा जो हवलदार था तो MSCP सूबेदार पहुंच गया। तो MSCP जो है ये जो है गलत है, इसमें MSCP जो है उसको सूबेदार मेजर, हवलदार है तो उसको MSCP सूबेदार मेजर जो मिल जाएगा, वेतन लेवल नंबर 8 में चला जाएगा वो, ठीक है। सूबेदार मेजर मिल जाएगा, SM MSCP SM जो है उसका ग्रेड मिल जाएगा उनको, और वो पे लेवल 8 में चला जाएगा। पे लेवल 8 में उनका वेतनमान जो है 47,600 है, उसके हिसाब से वो उनको मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से है ये। अब हवलदार की समझा दिया आपको, सिपाही का समझा दिया। अब और देखते हैं, मान लो अगर कोई डायरेक्ट एंट्री जेसीओ भर्ती होते हैं, जैसे इंजीनियरिंग में होते हैं DAJ वाले, MS वाले डायरेक्ट एंट्री जेसीओ, या और भी कई जगह डायरेक्ट एंट्री जेसीओ भर्ती होते हैं। तो मान लो एक नायब सूबेदार डायरेक्ट एंट्री जेसीओ भर्ती हुआ है और उसको जो है 8 वर्ष तक उसको कोई प्रमोशन नहीं हुआ, तो 8 वर्ष के बाद में उनको वित्तीय अपग्रेडेशन MSCP सूबेदार का मिल जाएगा। वो पे लेवल 6 से पे लेवल 7 में चला जाएगा, ठीक है जी। उन्हें पे लेवल 7 का लाभ मिल जाएगा। पे लेवल 7 में जो बेसिक पे है वो उनकी बेसिक पे हो जाएगी, भले ही वो नायब सूबेदार रैंक लगाए। अगला है 16 साल की सर्विस पूरी करने पर उन्हें MSCP सूबेदार मेजर का लाभ मिल जाएगा। वही जो नायब सूबेदार है, कंधे पर नायब सूबेदार लगा हुआ है, उसका ड्यूटी नायब सूबेदार की कर रहे हैं, लेकिन उनको पे लेवल 8 जो है ये सूबेदार मेजर का है, वो उनको मिल जाएगा। पे लेवल 8 का लाभ मिल जाएगा उनको, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। तीसरा वित्तीय लाभ उनको कब मिलेगा? तीसरा वित्तीय लाभ जो उनको अपग्रेडेशन 24 वर्ष की सेवा पूरी करने पर पे लेवल 9 जो है हमारा 53,100 है। ये हमारे आर्मी का कोई भी रैंक इसमें नहीं आता है, क्योंकि जो लेफ्टिनेंट साहब है उनका है 56,100 पे लेवल 10। तो वो लेफ्टिनेंट साहब की से भी नहीं और सूबेदार मेजर से ऊपर और लेफ्टिनेंट साहब से थोड़ा सा कम 53,100 के ग्रेड में चला जाएगा पे लेवल 9 में, ठीक है जी। वो पे लेवल 9 में चला जाएगा 53,100, क्योंकि ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट का जो लेवल है वो 10 है, वो 9 में जाएंगे। 9 में कोई आर्मी का वो नहीं है उसमें। अब ये था नायब सूबेदार साहब के लिए। अब एक उदाहरण और लिख सकते हैं, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। मान लो एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि मान लो एक सिपाही है और उसका पे लेवल 3 है। सिपाही पे लेवल हमारा 3 से शुरू होता है, 1 और 2 जो सिविल के होते हैं वो नहीं होते हैं, और उसे 6 वर्ष की सेवा तक नायक का प्रमोशन मिल जाता है। मान लो उसको 6 साल में, पहले 6 साल में नायक का प्रमोशन हो गया उसका, तो वो पे लेवल 4 में आ गया। प्रमोशन होते ही पे लेवल 4 में आ जाएगा। पे लेवल 4 की बेसिक पे उनकी वो लागू हो जाएगी। लेकिन अगले 8 साल में नायक तो ले ली उसने, लेकिन अगले 8 साल तक उसको कोई प्रमोशन नहीं मिला, वैकेंसी नहीं होने के कारण या किसी भी कारण से रहा हो या कंपटीशन में नहीं आया हो, तो 14 वर्ष में उसको MSCP हवलदार का वित्तीय लाभ मिल जाएगा। 14 वर्ष में उसको MSCP हवलदार का उनको वित्तीय लाभ मिल जाएगा, यानी 6 + 8 = 14 साल, ठीक है नहीं। और यदि उसके बाद कोई प्रमोशन नहीं मिला उनको उसके बाद में भी, तो अगले 8 साल में बाद में उसे तीसरा वित्तीय लाभ मिलेगा। किस चीज़ का? MSCP नायब सूबेदार का। कंधे पर नायकी लगी हुई है, ड्यूटी नायकी कर रहे हैं, लेकिन तनख्वाह जो मिलेगी MSCP नायब सूबेदार की, और पे लेवल 6 में पहुंच जाएंगे। 14 + 8 = 22। लेकिन ACP अपने MSCP के लिए अब कुछ शर्तें भी रखी हुई हैं, वो भी देख लेते हैं। ACP अभी MSC के लिए जो शर्तें हैं इस प्रकार से हैं, जैसे 8 वर्ष तक कोई प्रमोशन नहीं होना। एक तो 8 वर्ष तक उस ड्यूरेशन 8 साल तक कोई प्रमोशन नहीं होना चाहिए। मान लो उस 8 साल में उनका प्रमोशन हो गया तो नहीं मिलेगा। ACP के लिए 10 साल है, MSCP के लिए 8 साल। और दूसरी शर्त यह है कि मान लो उस दौरान जब तक उसको MSCP लागू होती है, मान लो एक सिपाही है और उनको MSCP लागू होती है,
तो उस समय 8 साल से पहले उसने अनविलिंग नहीं करना चाहिए। मान लो उनका कोर्स में नाम आ गया प्रमोशन के लिए, और उसने प्रमोशन अगर कोर्स के लिए अनविलिंग कर दिया तो कोई बात नहीं है। कोर्स के लिए अनविलिंग किया है उसमें तो कोई बात नहीं है कि भाई मुझे पहले वाला प्रॉब्लम है, अभी मैं कोर्स नहीं करूँगा, अगली बार कोर्स करूँगा, ऐसा तो आप कर सकते हैं। लेकिन प्रमोशन के लिए अनविलिंग नहीं करना है। अगर प्रमोशन के लिए आपने ये अनविलिंग कर दिया कि मुझे प्रमोशन नहीं लेना है, प्रमोशन नहीं लेना है, तो फिर आपको एमएससीपी का लाभ नहीं मिलेगा। तो 8 वर्ष तक कोई प्रमोशन नहीं होना, और उसके लिए कोई के अनविलिंग नहीं हो क्या होना चाहिए। मान लो कोई है नायक है और उनकी जो है 16 साल में हवलदार कैडर में आ जाता है नाम, और वो बोलता है मुझे कैडर नहीं करना है, हवलदार कोर्स नहीं करना है और मुझे प्रमोशन नहीं लेना है। अगर उन्होंने इस वाले में किया कि मुझे कैडर नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कैडर तो अभी नहीं करेगा, बाद में कर सकता है, लेकिन तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन उन्होंने अनविलिंग कर दिया कि मुझे प्रमोशन नहीं लेना है, ठीक है नहीं, तो फिर जो है उसमें लाभ नहीं मिलेगा। और कुछ शर्तें हैं, जैसे एमआर है, जिस लेवल की एमएससीपी मिलेगी उस लेवल की एमआर, किस लिए फर्स्ट एमआर सेकंड एमआर जो भी होती है। आर्मी एजुकेशन सर्टिफिकेट होता है एईसी, हिंदी जिसको हम हिंदी फर्स्ट, हिंदी 2 हिंदी बोलते हैं। जैसे इसी प्रकार से इंग्लिश सर्टिफिकेट है ये आर्मी की, तो वो जो है पास होनी चाहिए, ठीक है नहीं। ये जब तक पास नहीं होंगी तो उसमें भी रुकावट आ सकती है। तो ये चीज़ें सब चीज़ें हैं। तो ये सब आपको एसीपी एमएससीपी के लिए बारे में, अगर आपको किसी का इन चीज़ों को क्वालिफाई करते हैं तो आप अभी भी आपको मिल सकती है। आप अपने रिकॉर्ड के लिए या सीपी ग्राम में डाल करके रिकॉर्ड को लेटर लिख करके आपको अभी भी एसीपी या एमएससीपी अगर आप इन शर्तों में आप आते हैं तो आप ले सकते हैं। तो ये आपकी जानकारी के लिए था वीडियो। और आगे देखते हैं, ये एक हैंडबुक है जिसके अंदर कुछ एक बातें हैं, बाकी तो इस हैंडबुक में आप जो है नेट के ऊपर से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो लेकिन मैं इंपॉर्टेंट कुछ बातें जो हैं वो मैं बता रहा हूँ। जैसे रिजर्वेशन कोटा, जो हमारे एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए रिजर्वेशन कोटा के लिए दिया हुआ है इसमें आने के बाद में। तो ये है, क्योंकि जो एक्स सर्विसमैन का रिजर्वेशन कोटा का मतलब ये है कि भाई आप जो है आए हैं तो आपकी एक तो छूट होती है हर एक नौकरी में, जितने साल आपने सर्विस किया है वो प्लस जो है 3 साल उसको जोड़ करके आपको एज से इसलिए एक्स सर्विसमैन ओवरेज नहीं होता है, कई नौकरियों में जो होती है वो अलग से होता है। तो मैं भी जैसे यहाँ पर लेक्चरर लगा था तो मुझे भी एज की छुट्टी मिली थी और मुझे रिजर्वेशन मिला था। अगर मुझे रिजर्वेशन कोटा नहीं मिलता तो हो सकता है लेक्चरर मेरा नंबर नहीं पढ़ सकता था, क्योंकि मैं झूठ क्यों बोलना है, ठीक है नहीं। तो हमारा जो एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी अलग से निकली थी लेक्चरर के लिए, तो वो उन लेक्चरर में मैं रिजर्वेशन कोटे में मैं लेक्चरर लग गया था और एज में भी छूट मिल गई थी। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी अभी दिया हुआ है कि भाई ये लेटर नंबर दिया हुआ है 15 अक्टूबर 2024 प्रोसेस्ड बाय द DGR DSW। इसमें क्या लिखा है, रिजर्वेशन कोटा इन PSBS एंड CPSUS द एक्सिस्टिंग कोटा ऑफ रिजर्वेशन अवेलेबल फॉर वेटरनर्स इन पब्लिक सेक्टर बैंक एंड सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इनके अंदर कितना है, तो ये तो पहले में है 14.5% इन ऑल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ग्रुप C पोस्ट के लिए। इसके अंदर ये कोटा है अपना 14.5%, मतलब जो अगर 100 वैकेंसी निकली तो 14.5 वैकेंसी मतलब होंगी। आप 14.5 बोलोगे कैसे हो गई, तो इस मतलब कहने का मतलब है अगर 100 की बजाय 200 हो गई तो हमारी जो कितनी हो गई 29 वैकेंसी हो गई, ठीक है नहीं। तो 29 वैकेंसी जो है एक्स सर्विसमैन की हो गई, उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं, नौकरी लग सकते हैं। इसी प्रकार से भी है 24.5 इन ऑल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ग्रुप D, ग्रुप C पोस्ट और ग्रुप D। ग्रुप C में क्लर्क वगैरह ही आते हैं, ग्रुप D में जो है अपने नीचे लेवल के जो है वो आते हैं। जैसे पहले ग्रुप क्लास 4th, पहले बोलते हैं क्लास 4th कर्मचारी, तो वो आते हैं, ठीक है नहीं। अब जो है इनमें हो गई ये और दिस इंक्लूड्स 4.5 फॉर डिसेबल वेटरन्स। अब इनके अंदर जो है 4.5 वैकेंसी होती हैं वो डिसेबल के लिए होती है, उनका अलग से कोटा होता है उनमें, एंड डिपेंडेंट्स ऑफ सर्विस पर्सनल, और जो है एक्स सर्विसमैन पर्सन के डिपेंडेंट भी होते हैं, किल्ड इन एक्शन अप्लीकेबल टू द विडोज आल्सो। तो ये उनमें 4.5 इंक्लूड है इनमें। सेंट्रल सिविल सर्विस एंड पोस्ट
CCF ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, और इनमें कितनी है सेंट्रल गवर्नमेंट में, इनमें तो इनमें 10% है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट C के लिए और 20% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट D के लिए। तो सभी जगह जो है एक्स सर्विसमैन की वैकेंसियाँ हैं, तो जो भी साथी लगना चाहते हैं या आकर के यहाँ पर तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और क्या है, वेलफेयर स्कीम में है एजुकेशन ग्रांट फॉर चिल्ड्रंस, तो ये एलिजिबिलिटी क्या है, चिल्ड्रंस ऑफ बैटल कैजुअलिटी, फैटल एंड बैटल कैजुअलिटी, नॉन फैटल होल्डिंग एंटाइटलमेंट। बैटल कैजुअलिटी होते हैं उनके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन में 25,000 रुपये मिलेंगे बच्चे को, और प्रोफेशनल कोर्स के लिए 50,000 रुपये एनुअल मिलेंगे बच्चे को। ये है चिल्ड्रन ग्रांट, ठीक है ना, बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए। हायर एजुकेशन के लिए ग्रांट फॉर विडोज, विडोज के लिए विडो ऑफ सोल्जर्स हु डाई इन हार्नेस, तो ये जो ग्रेजुएशन के लिए 20,000 और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 25,000 और प्रोफेशनल कोर्स के लिए 50,000 एनुअल मिलते हैं। वन टाइप कंप्यूटर ग्रांट मिलता है ये वार्ड्स एंड विडोज ऑफ फिजिकल कैजुअलिटी फैटल आफ्टर पासिंग क्लास 10th एंड परस्यूइंग फर्दर स्टडीज, तो इसके लिए जो है मान लो 10th क्लास पास की है और आगे पढ़ना चाहता है तो कंप्यूटर ग्रांट मिलता है उसके लिए क्लास 11th ऑनवर्ड, तो वो है 35,000 रुपया वन टाइम एक बार मिलेगा। मैरिज ग्रांट के लिए मैरिज ग्रांट फॉर डॉटर्स, मैरिज एंड री मैरिज ऑफ विडोज, अगर मान लो कोई डॉटर है किसी की तो उसके लिए, या कोई विडो है दोबारा शादी करना चाहती है तो उनके लिए भी जो है 1 लाख रुपया मिलेगा। ग्रांट फॉर ऑर्फन सन्स एंड मैरिज, उनके लिए भी 1 लाख रुपया है। अगला है कुछ इंस्टीट्यूट हैं जहाँ के अंदर एडमिशन के लिए कोटा होता है और एडमिशन में प्रायोरिटी मिलती है। आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, ये जो है इसमें है, इसके लिए एलिजिबिलिटी 10+2 होना चाहिए, 50% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए, ठीक है जी। और इनके जो है फैक्स नंबर दे रखे हैं ये सारे हैं। आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस के लिए नियर बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट में है, दिल्ली कैंट में है बेस हॉस्पिटल के पास में आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, ये खुला हुआ है, बहुत अच्छी है, बहुत से बच्चे इसमें लेकर के फौजियों के डॉक्टर बन जाते हैं। कई मैं ऐसे ऐसे बच्चे देखा हूँ जिनका कहीं पर भी नहीं हुआ था, 2-2 साल तक 3-3 साल तक कोचिंग कर रहे थे, कहीं एडमिशन नहीं हुआ और बाद में इनमें एडमिशन हो गया इस कोटे में, और आज वो बहुत अच्छे डॉक्टर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बने हुए हैं। एडमिशन बेस्ड ऑन नीट PG मेरिट फॉर मोर डिटेल विजिट, ये जो है इसके लिए आप पता कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी 10+2 है, ठीक है, अच्छा है ये। आर्मी लॉ कॉलेज है, उसके बाद मुंबई में है नेशनल हाईवे पर, तो इसके लिए भी है, और भी कहीं AIT पूना है, बहुत से कॉलेज हैं, मैनेजमेंट के कॉलेज हैं, ठीक है जी। तो ये जो है आप इनके लिए पता कर सकते हैं, हैंडबुक में पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। मैं तो सिर्फ थोड़ा सी बातें आपको बताने के लिए इसको किया था। तो अगर आज इस वीडियो में इतना ही है, मिलेंगे कल किसी दूसरे वीडियो के साथ में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, हर रोज़ आपके पास कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आती रहेगी। तो आज इस वीडियो में इतना ही, तब के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो के साथ। आप मे यू लिव लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।